मान लीजिए कि देश की संसद आज एक नया कानून पास करती है। उस कानून में लिखा है कि एक खास तरह का बिजनेस करना पूरी तरह से इल्लीगल है और इसके लिए सीधे जेल हो सकती है। राइट। और उसके ठीक अगले दिन एक आम नागरिक जिस राज्य में रहता है वहां की विधानसभा ठीक इसके उलट एक कानून पास कर देती है। उस स्टेट लॉ में लिखा होता है कि ये बिजनेस ना सिर्फ लीगल है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी भी देगी। एग्जैक्टली एक कानून कहता है कि ये जुर्म है और दूसरा कहता है कि ये आपका अधिकार है। तो आम आदमी क्या करेगा? पुलिस किसको अरेस्ट करेगी? कोर्ट आखिर किस कानून को मानेगा? देखिए, अगर देश में ऐसी सिचुएशन आ जाए ना तो एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल नाइटमेयर शुरू हो जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम प्रैक्टिकली कोलैप्स कर जाएगा। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए इस अल्टीमेट केओस को रोकने के लिए एक मास्टर प्लान की जरूरत होती है। वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम इसी मास्टर प्लान को डिकोड करने वाले हैं। हमारा फोकस है भारत के संविधान में टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स पर, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का वो कॉम्प्लेक्स जाल जो हमारे देश को स्मूथली फंक्शन करने देता है। आज के इस डीप डाइव में हम उन लीगल मैकेनिज्म्स को समझेंगे जो इस देश की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। तो चलिए इस डीप डाइव में चलते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मेज को एक सिंपल लॉजिकल नैरेटिव में समझते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना? बिल्कुल था। देखिए, 1947 का दौर था, देश आजाद हो रहा था, पार्टीशन का भयानक दर्द था और 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ जोड़कर एक नया राष्ट्र बनाना था। मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बाकी संविधान निर्माताओं को एक बात पूरी तरह से क्लियर थी कि एक इतने बड़े डाइवर्स और जियोग्राफिकली कॉम्प्लेक्स देश को आप एक ही जगह से बैठकर माइक्रो मैनेज तो नहीं कर सकते। सही पकड़ा आपने। यू नीड अ फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन साथ ही साथ देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सेंटर का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी था। तो सवाल ये था कि ताकत को यानी कानून बनाने के अधिकार को बिना किसी टकराव के कैसे बांटा जाए। मुझे लगता है इसे एक बड़ी जॉइंट फैमिली के बिजनेस की तरह सोचा जा सकता है। जॉइंट फैमिली बिजनेस, ये एनालॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा और बताएं इस बारे में। देखिए, कुछ बड़े फैसले होते हैं जैसे नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना, वो सिर्फ घर के मुखिया लेते हैं, और कुछ फैसले जैसे लोकल दुकान का इंतजाम वो ब्रांच मैनेजर्स पर छोड़ दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया कंपैरिजन है। और इस जॉइंट फैमिली बिजनेस को ठीक से चलाने के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बुक की जरूरत होती है। संविधान में ये रूल बुक आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल है। राइट, जो शक्तियों को 3 अलग-अलग बकेट्स या लिस्ट्स में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट 1 की, यानी यूनियन लिस्ट। इसमें आज की डेट में लगभग 100 विषय हैं, जबकि शुरुआत में 97 थे। हाँ, और इन विषयों पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार, मेरा मतलब है 100% मोनोपोली, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। लेकिन इन सब्जेक्ट्स को एक्सक्लूसिव क्यों रखा गया है? इसका बेसिक लॉजिक यूनिफॉर्मिटी ही है ना? एग्जैक्टली। यूनियन लिस्ट में वो विषय शामिल हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी और रेलवेज। मतलब जरा सोचिए, अगर हर स्टेट को अपनी आर्मी बनाने का अधिकार मिल जाता, या फिर महाराष्ट्र की अपनी अलग करेंसी होती और तमिलनाडु की अपनी अलग, वो तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इम्पॉसिबल हो जाता। देश की सुरक्षा और इकोनॉमी को सीमलेस बनाने के लिए इन मुद्दों पर पूरे देश में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ ये है कि सब्जेक्ट्स की संख्या 97 से बढ़कर 100 हो गई है। मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल शिफ्ट सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि पिछले 70-75 सालों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर धीरे धीरे एक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सही कहा। अब इसके बाद आती है लिस्ट 2, यानी स्टेट लिस्ट। शुरुआत में इसमें 66 विषय थे, जो अब घटकर लगभग 61 रह गए हैं। इन मुद्दों पर कानून बनाने की पूरी ताकत स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास होती है। और यहाँ मैकेनिज्म को समझना जरूरी है कि आखिर इन सब्जेक्ट्स को स्टेट्स को क्यों दिया गया। स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे आते हैं जो आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े होते हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर और लोकल गवर्नमेंट। हाँ, इसके पीछे का रीजन बहुत फैसिनेटिंग है। देखिए, इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट डिस्गाइज्ड एज अ कंट्री। पंजाब और हरियाणा के एग्रीकल्चरल चैलेंजेस केरला और असम से जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। तो एग्रीकल्चर पर एक सेंट्रलाइज्ड लॉ बैठकर बनाना प्रैक्टिकली फ्लॉप हो जाएगा। लोकल प्रॉब्लम्स रिक्वायर लोकल सॉल्यूशंस। सही बात है।
स्टेट लिस्ट एक तरह से राज्यों को सेंटर के इंक्रोचमेंट से बचाती है और उन्हें आज़ादी देती है कि वो अपनी ज्योग्राफी और कल्चर के हिसाब से गवर्न कर सकें। लेकिन दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट तो होती नहीं है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां दोनों की जरूरत होती है, और यही एंट्री होती है लिस्ट 3 यानी कॉन्करेंट लिस्ट की। बिल्कुल, इसमें लगभग 52 विषय हैं जहां सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। ये लिस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसमें क्रिमिनल लॉ, एजुकेशन और फॉरेस्ट जैसे विषय शामिल हैं। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य याद रखना जरूरी है कि एजुकेशन और फॉरेस्ट्स को 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। हाँ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दौर में ये महसूस किया गया कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो पूरे देश का फ्यूचर तय करता है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि एक स्टेट में सिलेबस बैकवर्ड हो और दूसरे में एडवांस्ड। राइट। सिमिलरली एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए नेशनल पॉलिसी की जरूरत थी, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम तो लोकल लेवल पर ही हो सकता है, इसलिए इन्हें इस शेयर्ड स्पेस में रखा गया ताकि सेंटर ब्रॉड गाइडलाइन सेट करे और स्टेट्स उन्हें अपने हिसाब से फाइन ट्यून करके इम्प्लीमेंट करे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ओह यस, जब आप किसी एक विषय पर दो लोगों को पावर दे देते हैं तो टकराव होना तो तय है। अगर किसी कंकरेंट मुद्दे पर पार्लियामेंट ने और स्टेट ने अलग अलग कानून बनाए और दोनों भिड़ गए तो क्या होगा? ऐसे हालात को सुलझाने के लिए संविधान में एक टाई ब्रेकर मौजूद है, आर्टिकल 254, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेप्यूग्नेंसी कहते हैं। तो इसका बेसिक रूल ये है कि अगर दोनों कानून आपस में विरोधी हैं या रिप्यूग्नेंट हैं तो सेंट्रल लॉ जीतेगा और स्टेट लॉ उस हद तक शून्य हो जाएगा। बिल्कुल, यानी सिंपल शब्दों में सेंटर की ही चलेगी। लेकिन कोर्ट इतनी आसानी से स्टेट के कानून को रद्द नहीं करता। ये विरोध तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने करुणानिधि केस में 4 नियम बनाए थे। वो 1979 वाला केस ना? जी, जिसमें बताया गया था कि दोनों कानून एक ही फील्ड में होने चाहिए और उनका एक साथ चलना असंभव होना चाहिए। हाँ, मान लीजिए एक कानून कहता है कि गाड़ी लेफ्ट साइड पर चलानी है और दूसरा कहता है राइट साइड पर। अब दोनों को एक साथ ओबे नहीं कर सकते। दिस इज इररिकंसाइलेबल कॉन्फ्लिक्ट। वैसे अगर डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि स्टेट के पास तो कोई आजादी ही नहीं बची, सब कुछ सेंट्रल ओवरराइड कर देगा। लगता तो है, लेकिन संविधान निर्माता बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने आर्टिकल 254 सब क्लॉज 2 के रूप में एक ब्रिलियंट लूप होल दिया है। वो जिसमें अगर राज्य के कानून को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल चुकी है तो वो कानून उस राज्य में सेंट्रल लॉ के ऊपर लागू हो सकता है। सही कहा, ये स्टेट्स को इनोवेशन करने की आजादी देता है बिना फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़े। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। अब एक और सवाल है मेरे पास, जो चीजें 1950 में थी ही नहीं, जैसे आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्रिप्टो करेंसी, इन पर कानून कौन बनाएगा? यहां कॉन्सेप्ट आता है रेजिड्यूरी पावर्स का। आर्टिकल 248 और यूनियन लिस्ट की एंट्री 97 के तहत जो विषय किसी भी लिस्ट में नहीं है, उन पर लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। मुझे लगता है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये पावर राज्यों के पास होती है, लेकिन भारत ने यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर मॉडल चुना। क्योंकि उनका देश बॉटम अप बना था, कॉलोनीज एक साथ आई थी। लेकिन इंडिया का केस टॉप डाउन अप्रोच पर बेस्ड है। यहाँ सेंटर ने स्टेट्स बनाए, इसलिए जो पावर एलोकेट नहीं हुई वो ऑटोमेटिकली सेंटर के पास लौट जाती है। तो क्या स्टेट लिस्ट पूरी तरह से सिर्फ राज्यों की जागीर है? जनरली स्पीकिंग हाँ, लेकिन क्या हो अगर देश पर कोई संकट आ जाए? कानूनी व्यवस्था में कुछ ऐसी सेफ्टी वॉल्स हैं जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर भी कानून बना सकती है। चलिए इन सिचुएशंस को देखते हैं। पहला सिनेरियो तो आर्टिकल 249 है, यानी नेशनल इंटरेस्ट। राइट। अगर राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करे कि ये राष्ट्रीय हित में है, तो पार्लियामेंट 1 साल तक उस स्टेट विषय पर कानून बना सकती है। और दूसरा सिनेरियो है आर्टिकल 250, नेशनल इमरजेंसी। जब देश पर युद्ध का खतरा हो तब तो सर्वाइवल पर फोकस करना पड़ता है ना? बिल्कुल, इमरजेंसी के दौरान हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पार्लियामेंट पूरे देश के लिए स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है। तीसरा सिनेरियो है कंसेंट, आर्टिकल 252 के अंडर। अगर 2 या उससे ज्यादा राज्य खुद चाहें और पार्लियामेंट को आग्रह करें, जैसे क्रॉस बॉर्डर रिवर पोल्यूशन का इशू हो गया। ही एग्जाम्पल है। चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो है आर्टिकल 253, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। अगर भारत सरकार ने इंटरनेशनल लेवल पर कोई ट्रीटी साइन की है तो उसे डोमेस्टिक लेवल पर इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो इसके लिए पार्लियामेंट किसी भी स्टेट विषय पर कानून बना सकती है।
हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि एक स्टेट के इनकार करने से इंटरनेशनली देश की नाक कट जाए। एग्जैक्टली और आखिरी सिनेरियो है आर्टिकल 356, जिसे हम आम बोलचाल में प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। जब किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो टेम्पररीली उस स्टेट की सारी लेजिस्लेटिव पावर्स पार्लियामेंट के पास आ जाती हैं। मतलब ये सारे रूल्स दिखाते हैं कि हमारा संविधान कितना प्रैक्टिकल है। हाँ, देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय वादे किसी भी रीजनल बाउंड्री से ज्यादा जरूरी माने गए हैं। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। इतने सारे रूल्स और एक्सेप्शंस के बाद राजनीति और कानून में टकराव होना लाजमी है। जब कोई बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करता है तो खेल कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है। और वहां एंट्री होती है हमारे जुडिशियल रेफरीज की, यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन टकरावों को दो खास डॉक्ट्रिन्स के जरिए सुलझाता है, जिसमें पहला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। इसका मतलब है कानून की असली फितरत या ट्रू नेचर को देखना। इसको हम केक की एनालॉजी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, केक की एनालॉजी, वो कैसे? मान लीजिए आपने एक चॉकलेट केक बेक किया। अब गलती से उस केक पर थोड़े से स्ट्रॉबेरी स्प्रिंकल्स गिर गए, तो क्या वो केक स्ट्रॉबेरी का हो गया? नहीं ना, उसका कोर अभी भी चॉकलेट केक ही है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट कानून पर लागू होता है। अगर कोई कानून गलती से या इंसिडेंटली किसी दूसरी लिस्ट के मुद्दे को टच कर लेता है तो उसे रद्द नहीं किया जाता। हिस्ट्री में इसके बहुत जबरदस्त उदाहरण है। पहला है 1947 का प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी केस, जिसमें बंगाल सरकार ने मनी लेंडर्स पर कंट्रोल लगाया जो उनकी लिस्ट में था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये कानून प्रॉमिसरी नोट्स पर भी असर डालने लगा, जो कि एक यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट था। तो वहां पिथ एंड सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि इस कानून का कोर पर्पस गरीबों को बचाना है। प्रॉमिसरी नोट पर असर बस केक के स्प्रिंकल्स है। सही बात। एक और बड़ा केस आया था 1951 में, FN बलसारा का केस। बॉम्बे सरकार ने स्टेट में शराब पर बैन लगा दिया पब्लिक हेल्थ के नाम पर। लेकिन किसी ने चैलेंज कर दिया कि फॉरेन लिकर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएगा, जो सेंटर का सब्जेक्ट है। यहां भी कोर्ट ने कानून का प्राइमरी पर्पस देखा और उसे वैलिड माना। लेकिन हर बार नियत ऐसी साफ तो नहीं होती ना। कभी कभी नेता चालाकी दिखाते हैं और ऐसी ताकत का इस्तेमाल करते हैं जो उनके पास है ही नहीं। और इसको हैंडल करने के लिए आती है दूसरी डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसका प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है। जो काम सीधे नहीं किया जा सकता वो घुमाकर भी नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। ये डॉक्ट्रिन लेजिस्लेचर्स की चालाकी पकड़ने के लिए है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है कमेश्वर सिंह केस, जिसमें बिहार सरकार ने कॉम्पनसेशन देने का दिखावा किया, पर असल मैथ्स ऐसे सेट की थी कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली कॉन्फिस्केट कर रहे थे। सही पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास बिना कॉम्पनसेशन लैंड ग्रैब करने की पावर नहीं है, तो आप नंबर्स घुमाकर भी वैसा नहीं कर सकते। कानून इनवैलिड हो गया। लेकिन इसकी ठीक ऑपोजिट एक केस आया था, केसी गजपति नारायण देव का। वहां ओडिशा सरकार ने एग्रीकल्चरल टैक्स ड्रास्टिकली बढ़ा दिया था और जमींदारों ने इसे कलरेबल बताया। हाँ, उन्होंने कहा कि सरकार का मोटिव खराब है, पर एससी ने समझाया कि कलरेबल लेजिस्लेशन खराब नियत पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि लेजिस्लेटिव पावर पकड़ने के लिए है। मतलब ओडिशा सरकार के पास टैक्स बढ़ाने की पूरी पावर थी। जब पावर उनके पास है तो कानून वैलिड है, मोटिव चाहे जो भी हो। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से ये साफ हो जाता है कि भारत के संविधान में लिस्ट्स का ये जो सिस्टम है, ये किसी लोहे की लकीर जैसा रिजिड नहीं है, बल्कि एक शानदार और फ्लेक्सिबल डांस है। ये देश की एकता को बनाए रखने और लोकल जरूरतों को पूरा करने के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट अपनी डॉक्ट्रिन से संभालता है। सही कहा। ये बैलेंस जरूरी है ताकि हमारी डाइवर्सिटी हमारी ताकत बनी रहे। जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमने देखा कि ये पूरा सिस्टम ज्योग्राफी और स्टेट बाउंड्रीज पर टिका है, लेकिन आज हम डिजिटल दौर में हैं, जहाँ इंटरनेट की वजह से बॉर्डर्स प्रैक्टिकली मिट चुके हैं। ये तो है। आज साइबर क्राइम्स 7 समुंदर पार बैठकर किए जाते हैं और ई-कॉमर्स बाउंड्रीज को 1 सेकंड में क्रॉस करता है। डेटा किस लिस्ट में आता है किसी को क्लियर नहीं है। एग्जैक्टली। तो क्या हमें आने वाले समय में इन 3 लिस्ट्स की इस व्यवस्था को पूरी तरह से रीड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी? क्या आगे चलकर हमें एक चौथी लिस्ट, एक डिजिटल लिस्ट की जरूरत महसूस होगी? इस प्रोवोक करने वाले सवाल पर जरूर सोचिए।